आइए मैं आपको बताऊं डीएनए और आरएनए में अंतर। एक्चुअली आपने आरएनए पूर्ण रूप से पढ़ा, कितने प्रकार के थे, डीएनए भी आपने पढ़ा, क्यों ना मैं आपको बताऊं डीएनए और आरएनए में किस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। सिंपल सा मैं बताना चाहूंगा डीएनए के बारे में। आप दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बने होने के कारण आपने स्पष्ट रूप से देखा था एक ये डीएनए जो था ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ था, लेकिन कितने चेन का बना हुआ था अगर याद हो तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ था। लेकिन आरएनए के बारे में आपने कहा था सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी एक कारी चीज लड़ी होती है, श्रृंखला होती है। दूसरा चीज डीएनए को बनाने के लिए आपने कहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है उसमें पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के रूप में यहाँ पर डिऑक्सी राइबोज शुगर था, लेकिन यहाँ पर आपने कहा था राइबोज शुगर। इसके साथ साथ आपने नाइट्रोजनी क्षार की बात कही थी, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजिनस बेस। आपने कहा था टोटल 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, लेकिन यहाँ पर भी 4 है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, परंतु थायमिन नहीं, थायमिन के बदले यूरासिल होता है। इस तरह से अंतर आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, आप कहते हैं डीएनए का जो निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है, उस प्रक्रिया को अपने एप्लीकेशन कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा है। एप्लीकेशन प्रोसेस के जरिए डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, जिसको अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मेथड के द्वारा, अनुलेखन विधि द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। इसके साथ साथ आप कहते हैं डीएनए कहाँ रहता है, सिर्फ और केंद्रक में। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। लेकिन आरएनए के बारे में आप कहते हैं केंद्रक के अलावा, केंद्रक में तो है ही, इसके अलावा कोशिका द्रव में भी बिखरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव में भी मुक्त रूप से रहता है। इतना नहीं, इसके बारे में आप कहते हैं डीएनए के बारे में, डीएनए सूचनाओं को कोडिंग करता है, लेकिन उस सूचना को आगे की ओर ले जाने के लिए आरएनए, अर्थात आप कह सकते हैं डीएनए के द्वारा दिया गया निर्देश यानी सूचनाओं को आरएनए ग्रहण कर वह प्रोटीन संश्लेषण या पॉलीपेप्टाइड चेन निर्माण के लिए आगे बढ़ाता है, प्रतिपादन करता है। इतना सारा अंतर को अगर आप देखते हैं, इस प्रकार से आप डीएनए और आरएनए में अंतर आप कर सकते हैं। एक वर्ड आया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांस यानी अनुलेखन। आरएनए का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अभी थोड़ा बताता हूँ। मैंने बताया आपको आरएनए का निर्माण होने की क्रिया, तो उसका एक वर्ड आता है प्रोसेस का, प्रक्रिया का, अनुलेखन, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल सा इसके बारे में आपको समझाऊं, आरएनए निर्माण यानी डीएनए के स्ट्रैंड पर आरएनए के निर्माण होने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन कहा जाता है। आखिर डीएनए का जो निर्माण होता है या डीएनए के स्ट्रैंड पर आरएनए का जो निर्माण होता है, ये होता कहाँ है, कोशिका के केंद्रक में, क्योंकि डीएनए केंद्रक में है। स्पष्ट रूप से आपका अनुलेखन की क्रिया डीएनए के स्ट्रैंड पर केंद्रक के अंदर संपन्न होती है, लेकिन जिस जगह पर डीएनए के जिस भाग में अनुलेखन की क्रिया होती है उस भाग को एक स्पेशल नाम दिया गया, इकाई का कहा गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या अनुलेखन इकाई। मैं उसको समझाता हूँ अनुलेखन इकाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे होता है। सिंपल सा समझेंगे। आप जानते हैं 3' to 5' और 5' to 3', ये डीएनए का ट्विक ओनली नमूना। इस पर अगर मैं आपको बताऊं किस तरह से इसको यूनिट, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बांटा गया, वो जरा गौर करेंगे, ध्यान दें। देखिए 2 पार्ट मैंने घेरा। एक पार्ट इसको कहते हैं उन्नायक, जिसको इंग्लिश में प्रमोटर कहा जाता है, इसको कहा था समापक, जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटर कहा जाता है, और बीच वाला जो भाग है इसको संरचनात्मक जीन कहा जाता है, स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। अब रही बात, ये तो खंड की बात मैंने किया, लेकिन ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है और नीचे वाला जो स्ट्रैंड है, दोनों का अलग अलग नाम होता है। दोनों के नाम के बारे में आपको मैं बता दूं। इस स्ट्रैंड का नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको टेम्पलेट रज्जु भी कहा जाता है। इस स्ट्रैंड का नाम कोडिंग रज्जु, कोडिंग स्ट्रैंड। अब सबके बारे में थोड़ा बताऊं, जब ध्यान देंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एक इकाई जहां पर डीएनए का वह भाग जहां पे आरएनए का निर्माण होता है, अनुलेखन क्रिया होता है, उस खंड को, उस भाग को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है। अब जब समझेंगे उन्नायक प्रमोटर क्षेत्र क्या है, समापक क्षेत्र क्या है, संरचनात्मक जीन क्या है, ये सब के बारे में समझाता हूँ। उन्नायक क्षेत्र खास करके डीएनए का वह खंड जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ध्यान रखेंगे कौन एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ता है और जुड़ने के फलस्वरूप अनुलेखन क्रिया प्रारंभ करता है। उस क्षेत्र को प्रमोटर कहते, प्रमोट करना यानी कि स्टार्ट करना उन्नायक क्षेत्र कहता है। लेकिन डीएनए का दूसरा जो भाग होता है, अंतिम छोर होता है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज पहुंचकर इस क्रिया को, अनुलेखन क्रिया को समाप्त करता है, उस क्षेत्र को समापक क्षेत्र कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। लेकिन उन्नायक और समापक यानी उन्नायक और प्रमोटर जो है, प्रमोटर और टर्मिनेटर दोनों के बीच का जो जगह है, इस जगह को संरचनात्मक जीन कहा जाता है, क्योंकि यही भाग है जहां पर अनुलेखन क्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। दूसरा चीज, आखिर अनुलेखन क्रिया किस स्ट्रैंड पर होता है, तो ध्यान रखेंगे 3' to 5' अर्थात टेम्पलेट स्ट्रैंड। अनुलेखन क्रिया किस स्ट्रैंड पर होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड। 3' to 5' को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3' to 5' श्रृंखला को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा और इसी स्ट्रैंड पर अनुलेखन क्रिया संपन्न होती है। दूसरा 5' to 3' इस श्रृंखला को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लेकिन इस पर किसी प्रकार का अनुलेखन क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो फिर मैं आपको बताऊं अनुलेखन क्रिया में कैसे कैसे एंजाइम का इस्तेमाल होता है वो समझा। बात करूं अनुलेखन यानी यूज ऑफ एंजाइम इन ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन क्रिया में प्रयोग होने वाले एंजाइम तो मैं बताऊं, आप जानते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में बताऊं जिसमें जीवाणु वगैरह आते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो अनुलेखन क्रिया होती है, सभी प्रकार के जो आरएनए बनेंगे उसके लिए केवल एक ही प्रकार का एंजाइम होता है, उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये खास करके प्रोकैरियोट्स में तीनों प्रकार के आरएनए निर्माण में भाग लेता है। अब रही बात आरएनए पॉलीमरेज में किस तरह का होता है वो मैं थोड़ा सा बताऊं। इसमें देखा जाता है आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वह प्रोकैरियोट्स में 4 प्रकार के कारकों से बने होते हैं। कितने प्रकार के कारकों से, 4 प्रकार के कारकों से। पहला कारक कहलाता है सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक कह सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है या उन्नायक क्षेत्र, प्रमोटर क्षेत्र जिसको आप कहते हैं, प्रमोटर क्षेत्र की पहचान कराने में मदद करता है। कौन, सिग्मा कारक। सिंबल दिया आप सिग्मा ऐसे लिखते हो। सिग्मा फैक्टर उन्नायक क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है। दूसरा है सिग्मा के बाद आपका आता है अल्फा, अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर जो होता है या आप ध्यान रखेंगे या 2 लड़ी का होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ये 1 पॉलीपेप्टाइड का होता है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड का होता है, ये अल्फा। और ये क्या करता है, जब सिग्मा पहचान कराता है, ये दोनों अल्फा का जो समूह होता है ये जाकर उन्नायक क्षेत्र से जुड़ जाता है। जुड़ता है कौन, अल्फा। सिग्मा क्या करता है, पहचान कराता है, पहचान कराने के बाद वो अलग हो जाता है। तीसरा बीटा तथा बीटा प्राइम, इसको इसे पढ़ते हैं, बीटा बीटा डैश को बीटा प्राइम भी पढ़ते हैं। ये जैसे यहाँ जुड़ा है अल्फा, वैसे बीटा और बीटा डैश ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का प्रारंभन करता है, स्टार्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया आरंभ होती है। इन सभी कारकों 1, 2, 3, 4 इस तरह से 4 प्रकार के जो कारक है, चारों कारक को मिल करके आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करता है। लेकिन इसमें मैं बताऊं ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा अल्फा और बीटा से हल्के से जुड़ा रहता है, हल्के बंधन से। कैसे जुड़ा रहता है, हल्के बंधन से। मैं बना के दिखाता हूं। सिग्मा अल्फा बीटा बीटा प्राइम, जब गौर करेंगे सिग्मा अल्फा बीटा बीटा प्राइम, जब ध्यान देखिए इस तरह का सिग्मा है, ध्यान देखिए यहां से बीटा प्राइम, तो ध्यान रखिए सिग्मा अल्फा बीटा बीटा प्राइम। यहां से देखेंगे, गौर करेंगे अल्फा
अल्फा और बीटा, इस तरह से जुड़ा रहता है। गौर कीजिए कितना आ गया आपका, सिग्मा एक है, अल्फा दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीटा प्राइम है, बीटा है, सब मिलाकर इस तरह से जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बनता है, इसको एक नाम से पुकारा जाता है, होलो एंजाइम। यानी आपसे पूछा जाएगा आरएनए पॉलीमरेज पॉलीकैरियोट्स में किस तरह के नाम से रहता है, होलो एंजाइम से। लेकिन सिग्मा, आपको मैंने बताया था, सिग्मा हल्के बंधन से जुड़ा रहता है। जैसे इन सब से सिग्मा अलग हो जाता है, यही होलो एंजाइम कोर एंजाइम के नाम से जाना जाता है। कब? जब होलो एंजाइम से सिग्मा अलग हो जाता है, तब उसको क्या कहेंगे, कोर एंजाइम। अर्थात आप कह सकते हैं होलो एंजाइम माइनस सिग्मा कारक फैक्टर, तब इसका नाम हो जाता है कोर एंजाइम। और कोर एंजाइम ही खास करके पूरा ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का समापन करता, पूरे कंप्लीट करता है कोर एंजाइम, क्योंकि सिग्मा अलग हो जाता है। इस तरह से प्रोकैरियोट्स में आप इस तरह से होलो एंजाइम का वर्क देखिए। यूकैरियोट्स की चर्चा करूं, यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए निर्माण के लिए 3 तरह के एंजाइम की आवश्यकता होती है। कैसा कैसा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं पहले प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन कैसे होता है, तब फिर मैं बताऊं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यानी कि अकेंद्र की अर्थात प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन क्रिया कैसे होता है। स्ट्रक्चर के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बनाने का तरीका मैं आपको अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ, बनाकर आपके सामने दिखाता हूँ। ध्यान देंगे, देखिए डीएनए के स्ट्रैंड पर बनता है, गौर करेंगे, इसको आप 3 डैश कहते हो, इसको आप 5 डैश कहते हो। एक स्ट्रैंड बना, दूसरा स्ट्रैंड देखेंगे गौर, अगर यहाँ पर 5 डैश कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, 3 डैश। गौर करेंगे, बनाना बहुत जरूरी होता है और डायरेक्शन देना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं। इस पर आप देखते हैं नाइट्रोजन क्षार का पेयर होता है, नाइट्रोजन क्षार का पेयर मैं दिखा रहा हूं। स्टेप टू स्टेप मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही अलग अलग स्टेप में बताऊंगा, 3 स्टेप में कंप्लीट करूंगा इसको। पहला स्टेप प्रारंभन, दूसरा स्टेप दीर्घाकरण, तीसरा स्टेप आप कहते हैं समापन। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसको आप कहेंगे प्रारंभन। क्या कहेंगे? प्रारंभन, इनिशिएशन। क्या कहेंगे? इनिशिएशन, IN, प्रारंभन। प्रारंभन में क्या होता है, होलो एंजाइम आते हैं। होलो एंजाइम अभी प्रोकैरियोट्स मैंने बताया था, आरएनए पॉलीमरेज को कहा जाता है, जिसमें एल सिग्मा, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम होता है। गौर करेंगे तो इस पर देखिए 3 डैश वाले पर ध्यान देखेंगे, 3 डैश to 5 डैश जो है उस पर मान लेते ये प्रमोटर क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? प्रमोटर, जहां से स्टार्ट होगा। कौन जुड़ेगा यहाँ पर? होलो एंजाइम। कौन आ रहा है? होलो एंजाइम। जैसे होलो एंजाइम आता है कि बाइंडिंग को ओपन करता है। क्या करता है? ओपन करता है। जैसे ही आता है ये ओपन करता है, ये पूरे को आप कहेंगे डीएनए। ये डीएनए है, इसके प्रमोटर पर जाकर के होलो एंजाइम आकर के जुड़ गया, जुड़ा। लेकिन यहाँ पर जो सिग्मा होता है, कौन होता है? सिग्मा। ये सिग्मा पहचान करा करके अलग होता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, गौर करेंगे, इसको कहते हैं 3 डैश, इसको कहते हैं 5 डैश। जैसा बना वैसा ही, इसको कहते हैं 5 डैश, इसको कहते हैं 3 डैश। जब ध्यान समझेंगे इस चीज को आप देखो, ऐसे ही आता है, ऐसे आ रहा है। देखिए ध्यान दें, जैसे ही आ रहा है बाइंडिंग, गौर करिए, बाइंडिंग किया, ये खोलता हुआ गया। तो सिग्मा जो है, सिग्मा जैसे ही अलग होता है, फिर लेकिन 3 डैश, यहां गौर करेंगे 3 डैश ये है, यहां आकर के ये यहां पहचान कराया, जुड़ गया, जुड़ करके बनना शुरू हुआ। यहां बनते हुए बताता हूं, ये कोर एंजाइम हो जाता है। और सिग्मा क्या होता है? अलग हो जाता है। सिग्मा
अलग हो गया और ये होलो एंजाइम यानी कोर एंजाइम के रूप में काम करना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं दूसरा स्टेप दीर्घाकरण। दीर्घाकरण जिसको आप कहेंगे इलॉन्गेशन। दूसरा स्टेप मैंने बताया इलॉन्गेशन। इसमें जैसे ही बनना शुरू हुआ तो आप जानते हैं क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। कि 3 से 5 पे बन रहा है तो 3 से 5 पे बनते बनते ये जो बनना शुरू होगा ये 5 से, ध्यान रखिए 5 से 3 की ओर इस पर ऑपोजिट बनना शुरू होता है। क्या चीज, आरएनए। लेकिन जैसे ही दीर्घाकरण होता है कोर एंजाइम बढ़ता बढ़ता अंतिम छोर पे जाता है समापक पर, वैसे एक और कारक मिलता है जिसको कहते हैं रो फैक्टर और वो कंप्लीटली खत्म कर देता है। यहां पर मैं बता रहा हूं सिग्मा अलग हो गया और कोर एंजाइम जुड़ गया। लास्ट स्टेप में बता रहा हूं देखेंगे, ध्यान दें 3 डैश और यहां पर 5 डैश, 5 डैश और यहां पर 3 डैश। समापन तीसरा फेज, लास्ट फेज जिसको टर्मिनेशन कहते हैं। तीसरा फेज लास्ट। देखिए फर्स्ट फेज प्रारंभन, सेकंड फेज दीर्घाकरण, थर्ड फेज समापन टर्मिनेशन। यहां पर जैसे इसी तरह से आपका फिर से आप देखेंगे ये डीएनए स्ट्रैंड पर जो काम हो रहा था आरएनए का निर्माण यानी अनुलेखन क्रिया, लास्ट स्टेज में जैसे ही पहुंचता है, लास्ट स्टेज में जैसे समापन पर पहुंचता वहां कौन मिलता है, रो फैक्टर। कौन मिलता है, रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर मिला, ध्यान देंगे रो का सिंबल दिया, इसके साथ जाकर के मिल जाता है और इस जगह से कोर एंजाइम को अलग कर देता है। और कोर एंजाइम को जैसे ही अलग किया, यहां से जो बनना गया आप जानते हैं 5' to 3'। ये जो बना नवनिर्मित आरएनए बना, न्यू स्ट्रैंड आरएनए का बना और इस तरह से रो फैक्टर, ये रो फैक्टर RHO रो फैक्टर प्रोटीन का बना हुआ होता है। अंतिम छोर पर जा करके रो फैक्टर समापन समूह से मिल जाता है और इस तरह से टर्मिनेशन यानी कि लास्ट अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है और आरएनए बनकर तैयार होता है। यह मैंने बताया अनुलेखन क्रिया किसमें, प्रोकैरियोट्स में। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, गौर से समझेंगे। क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर अनुलेखन क्रिया प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, 3 स्टेप में। पहला प्रारंभन में क्या हुआ, डबल स्टैंड के 3' वाले स्टैंड पर टेम्पलेट स्टैंड पर प्रमोटर के जगह पर होलो एंजाइम आकर के अपना जुड़ने का कोशिश करता, पहचान बताता है। वैसे ही फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं दीर्घाकरण, यहाँ पर होलो एंजाइम में उपस्थित सिग्मा पहचान करा के अलग हो जाता है और कोर एंजाइम जो बच गया वह काम करना शुरू करता और आरएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता, लंबा होना, इसलिए नाम लिखा दीर्घाकरण। लास्ट स्टेज समापन में आप देख रहे हैं बनते लास्ट स्टेज पर गया जहां पर समापन है समूह, उससे जाकर के रो फैक्टर जुड़ करके समापन समूह बनाता है, टर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स, और इस क्रिया को समाप्त करता है। कोर एंजाइम अलग हो जाता है डीएनए स्ट्रैंड से और नवनिर्मित आरएनए बनकर तैयार होता है। ये मैंने पूरा का प्रक्रिया मैंने बताया अनुलेखन का प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।